नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं राकेश भारद्वाज जी। राकेश भारद्वाज जी उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री चंदर सिंह राही जी के सबसे छोटे सुपुत्र हैं। राकेश भारद्वाज जी पिछले 20 सालों से यूफोरिया बैंड के मेंबर हैं और उनका पहाड़ी सोल नाम से अपना एक YouTube का चैनल भी है, जिस पे वह बहुत सारे उत्तराखंड के गीत गा चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं बेड़ू पाको और उनका हाल ही में आया निगुरी। आइए उनका स्वागत करते हैं राकेश भारद्वाज जी। बेड़ू पाको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं राकेश भारद्वाज जी। राकेश भारद्वाज जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वह पिछले 20 साल से यूफोरिया बैंड के मेंबर हैं और वो उत्तराखंड के फोक फ्यूजन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उनका अपना एक पहाड़ी सोल नाम से YouTube का चैनल भी है, जिसके वो ओनर हैं, और मैं उनका अपने तहे दिल से अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करूंगा। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार राकेश जी, यहाँ पर मैं आपको ये तो जानता हूँ कि आपको संगीत विरासत में मिला है। आपके दादाजी भी संगीत में ही थे और आपके पिताजी भी संगीत में थे, पर फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये संगीत की शुरुआत कैसे हुई है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज विजेंद्र जी आए हैं और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ है शायद पीछे से, जो पीढ़ी की बात करी है विजेंद्र जी ने कि दादाजी की और पिताजी की, और सब जो कुछ है शायद वही एक रीज़न है कि आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तो उसी को मैं आगे बढ़ाता हुआ एक बात बोलता हूँ कि मेरे दादाजी पौड़ी ज़िले के चौंदकोट का जो हमारा एरिया आता है, जो हमारे पहाड़ी लोग समझते हैं एरिया वाइज चौंदकोट वाला, उसमें जागरी थे, बहुत फेमस जागरी थे। और फेमस इन द सेंस कि उनको काफ़ी मानते थे लोग, एक गुरु की तरह मानते थे, और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब उनको ज्ञान था, विद्या थी। देवी देवताओं की जो विद्या होती है वो एक डिफरेंट टाइप की होती है जो नॉन उत्तराखंडी है उसके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है ना, आप जानते हैं। तो उस विद्या में वो बिल्कुल निपुण थे और बहुत महारत हासिल थी। उनके हाथ में एक जस बोलते हैं हमारे, जैसे जस था। तो उसी के तहत वही सारी चीज़ें पारंपरिक तौर पे चलती रहीं। और पिताजी ने कब उनसे क्या क्या चीज़ें लेनी शुरू करी, पिताजी को भी उतना नहीं था कि मैं शायद इस तरीके से मेरे अंदर वो चीज़ें आएंगी जो हमारे दादाजी के अंदर थी। लेकिन पिताजी का फोकस शुरू से ये था कि उनको एक आर्टिस्ट बनना। आर्टिस्ट इन द सेंस कि आर्ट जो उन्होंने बचपन से अपना देखा, गांव में खाना पीना रहना गाना, क्या क्या परंपराएं हैं, उन सब चीज़ों को लेके आज पिताजी नहीं है, तो आज जब हम उनको कुरेदते हैं, कोई भी कुरेदते हैं, तो वो चीज़ें निकलती हैं शायद कि लोगों ने सोचा नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन ले लो, चाहे गाना ले लो, चाहे लिखाई ले लो, चाहे एक्टिंग ले लो, चाहे डांस ले लो, है ना। तो जितनी भी जो फॉर्म्स हैं हमारे उत्तराखंड की, वो पिताजी के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और वो उनका पैशन था। और कल्चर को लेके चल रहे थे। बस कल्चर को लेकर जो उन्होंने देखा, बेसिकली जो उन्होंने देखा, अपने घर में देखा, अपने समाज में देखा, उसी को उन्होंने आगे प्रमोट किया, आगे वाली जनरेशन को दे रहे थे। बस दे रहे थे। लेकिन जब वो जीवित थे तब लोगों को उतनी समझ नहीं आई। कहते हैं ना कि जब इंसान जीवित रहता है तब तारीफ़ कम होती है, उसके जाने के बाद लोग उसको बहुत तारीफ़ करते हैं, उसको पूजने लगते हैं। वो सच है, ये सच है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो वही एक चलती हुई आ रही चीज़। उसी के तहत जब लोगों को पता लगा, अरे राही जी ने ये भी किया था, अरे अच्छा राही जी को ये बजाना भी आता था, वो भी आता, उनको कुछ विश्वास नहीं हुआ किसी को। तो उसी के तहत जो पिताजी के अंदर दादाजी की चीज़ें आई और पिताजी से मेरे अंदर आई, हमारे पूरे राही परिवार के अंदर आई, वो एक जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो वो जो गिफ्ट हमको मिला ना, पीछे से पूरी परंपरा से चलता है, वो गिफ्ट इतना बड़ा है कि आज उस गिफ्ट को संभालना हमारे लिए मुश्किल है, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना कल्चर इतना हमारा ब्रॉड है, इतना प्योर है, रिच है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कल्चर की हमारे पूरे उत्तराखंड की। तो उसको संभालना और उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना, एक सही फॉर्म, जो जिस फॉर्म में मेरे अंदर बसी उसी फॉर्म को एज इट इज़ डालना, ये हमारे पिताजी का मोटो हुआ करता था कि भैया अगर गढ़वाली में ये शब्द है तो उसको वैसे ही बोलना है, उसमें कुछ
त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वो तो उसके पीछे वो बहुत लगे रहते थे। बोली भाषा पे बड़ा काम किया पिताजी ने। तो उसी के तहत ही जो भी कुछ आया वो पिताजी के थ्रू और परिवार के थ्रू मेरे अंदर आया। और मुझे भी नहीं पता था बचपन में कि मैं शायद ऐसा आर्टिस्ट बनूंगा या मैं कुछ इस सोच में जाऊंगा या मैं आज जिस मुकाम पर हूँ मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। पढ़ाई लिखाई चल रही थी बचपन में जो भी था, बट वो था कि माहौल ऐसा था कि वो ऑटोमेटिकली वो घर में संगीत का माहौल रहा होगा तो घर करेक्ट, वो चीज़ अपने आप बच्चा ग्रैब कर लेता है। मतलब फादर भी हमारे इतने मतलब कूल थे कि उन्होंने भी कभी भी ऐसे लेके नहीं बैठा कि चल भाई हारमोनियम लेके तेरे को सिखाता हूँ, ये तेरे को सीखना चाहिए, तेरे को तबला सीखना है, तेरे को वो करना है। वो बड़े कूल थे, उनको पता था या क्या था आई डोंट नो, मतलब अब तो समझ नहीं आता, लेकिन वो चीज़ ऑटोमेटिकली वो आती गई। शायद उन्हें ये पता होगा कि म्यूजिक इन ब्लड है, अपने आप आई बस 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 बस, और वो दिख भी जाता है बच्चों। तो टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी फैमिली में कोई भी बच्चा, इवन जो राही जी का नाती, मेरा जो भतीजा भी है और भतीजे का बच्चा भी जो है, वो भी अगर बोलो चाचा के बच्चे, सब लोग संगीत में हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो संगीत में ना हो। तो वो गिफ्ट हमको मिला और उसी के तहत फिर जब थोड़ा होश आया तो क्लासिकल सीखने का मेरा एक जुनून रहा। तो दिल्ली के उस फयाज़ खान साहब, उस्ताद फयाज़ खान साहब, अब तो नहीं है, मरहूम है वो, तो उनसे तबले की शिक्षा शुरू करी। फिर जगदीप सिंह बेदी जी गांधर महाविद्यालय में, वहाँ सितार सीखा 4 साल। फिर उसी के चलते धीरे धीरे जब मेच्योरनेस आ गई म्यूज़िक को लेके, क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, क्या करना है, गांधर महाविद्यालय से डिग्री ली म्यूज़िक के, पूरा कोर्स वगैरह करके। उसके बाद फिर गुरु शिष्य परंपरा से, जो आज भी हम पंडित सुरेश तलवलकर जी हैं, ताल योगी पद्मश्री, उनसे शिक्षा ले ही रहा हूँ, अभी भी चल ही रही है। कितनी ले पाता हूँ वो तो बात की बात है, बट चल रहा है वो अभी भी सीखने का सफ़र। तो म्यूज़िक ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता रहा और वो कब कहाँ से उसने कहाँ खड़ा कर दिया कुछ पता ही नहीं लगा हमको। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जब जैसे बचपन में आप बोलते कि आपने म्यूज़िक, जैसे घर पे म्यूज़िक का माहौल था, आपने बजाना गाना सीखना स्टार्ट कर दिया, तो गंधर्व महाविद्यालय से जो आपने फॉर्मल ट्रेनिंग लिया वो किस चीज़ की लिया, वो हमारे दर्शकों को अगर आप हाँ मैं बताया ना, जैसे सबसे पहले मैंने तबला शुरू किया था। जो तबला था फयाज़ खान साहब जैसे तबला सीखा, उसके जो भी कोर्स होते हैं 6 साल का होता है विशारद का, वो किया। उसके बाद सितार मैंने पूरा नहीं सीखा, 4 साल सीखा, क्योंकि मेरा एक होता है ना जवानी में थोड़ा मन भटकता है इंसान का, तो वो थोड़ा भटका था, मैं भटका था। वो शायद किस लिए अच्छे के लिए भटका था, क्योंकि तबले में सुर का थोड़ा सा वो होता है, रागदारी नहीं होती उसमें, ताल का सेशन होता है अलग, सितार में रागदारी होती। तो वो मेरे को शायद एक करना था जीवन में कि मेरे अंदर वो भी चीज़ आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं 4 साल सितार सीखा। तो फॉर्मल ट्रेनिंग जो थी वो तबले की और सितार की ली। उसके बाद जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं आज के डेट में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उनको बजाने की, नाना प्रकार के जो साज है, वो धीरे धीरे करके उसका भी फिर मैं आपको बताऊँगा क्या कहानी है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इन सब चीज़ों के बाद आप यूफोरिया तक कैसे पहुँचे? वही कि जब तबला उबला, ढोलक तबला जब परकशन बजाने लगे, तो 90s में, मतलब मैं और मेरा मित्र है प्रशांत, से हमको एक चीज़ का भी इल्म हुआ थोड़ा सा कि यार ये पढ़ाई 10वीं क्लास में थे हम लोग, और 10वीं क्लास में हम लोग ऐसा कमा रहे थे कि ऐसा लगता था हम पढ़ किस ले रहे हैं, कमाना तो शुरू कर दिया हमने। हाँ, पढ़ाई का एम तो यही था कि फाइनली लोगों का होता है ना, पढ़ के एक डिग्री लेनी है, फिर ऑफिस जाना है या कुछ काम करना है या बिजनेस करना है। वो पढ़ाई के साथ साथ कब हम लोग पैसे कमाने लग गए, कब क्या शुरू हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं लगा। तो वो टाइम था जबकि यूफोरिया का दूसरा एल्बम आने वाला था, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो पलाश जी ने हमको बुलाया स्टूडियो में, तो जब हम गए तो हमने उनके लिए तबला ढोलक बजाया, मायरी जो गाना था। तो मायरी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग फॉर यूफोरिया विच इज़ डिफरेंटली लाइक फोक बेस्ड और इंडियन बेस्ड था, इसलिए उन्होंने तबला ढोलक प्लेयर को अप्रोच किया, और वो मैं और प्रशांत थे। अच्छा, आप उस टाइम पे आप थे उनके? हाँ, उन्होंने हमको अप्रोच किया कि आप आइए हमारी रिकॉर्डिंग में बजाइए। तो हमने बजाया, तो वो गाना पहले दिन ही जब फ्लोर पे बैठे थे रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी हमको लगा कि नहीं यार ये गाना में कुछ बात है, इसमें ये कोई, दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी सॉन्ग, इट्स डिफरेंट। तो फिर वो रिकॉर्ड हुआ, और जैसे जब वो रिकॉर्ड होने के बाद रिलीज़ हुआ तो वो इतना चला कि उसकी वजह से ये हुआ कि पलाश जी को हमसे प्यार हो गया कि राकेश प्रशांत नहीं, अब मेरे लाइव शोज़ में यही बजाएंगे। तो हम बोलते थे नहीं यार हम शोज़ नहीं करते, मतलब थोड़ा सा बच्चे थे, हमको पता नहीं था क्या है क्या नहीं, क्योंकि रॉक बैंड का एक अलग जोनर होता है। रॉक बैंड का डिस्टॉर्शन गिटार है, ड्रम्स है, डिफरेंट टाइप की सिंगिंग है। इट्स नॉट लाइक अ मायरी के अलावा भी और भी पूरा 3 घंटे का शो होता है, मायरी एक गाना है। तो उस चीज़ में ढलना, उसको समझना,
हाँ, वो स्टूडियो में बजाने का अलग चीज होती है, Correct, लाइव correct, बजाना correct. आप जब Live, live हाँ. इतनी सारी पब्लिक Correct. सामने है और सिंगर Correct. गा रहा है उसमें बजाना, तो फिर वो चीज थोड़ा सा टफ होती हाँ, होगी वो वहाँ थोड़ा से। सा टफ तो नहीं, टफ तो था ही, लेकिन वो हमको इल्म नहीं हाँ, था इल्म इसका नहीं कि था कैसे इसलिए, होता है, हाँ। क्या होता है। आप जब तक तो आप हाँ, स्टूडियो में बजा रहे थे। करेक्ट, स्टूडियो में बजा रहे थे। फिर धीरे धीरे पता लगा, फिर ज्ञान होने लगा कि यहाँ पे जब गिटार बज रही है। राकेश जी, आपसे यहाँ पर मैं ये सवाल पूछूंगा कि आप पिछले 20 साल से यूफोरिया के साथ हैं और अभी कंटिन्यू आगे भी चल ही रहे हैं, चलिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इन 20 सालों में यूफोरिया से क्या गेन किया या क्या आपको यूफोरिया के साथ मिला है? सबसे पहली बात तो ये मैं बोलूँगा कि यूफोरिया से जो मेरे को मिला है वो सबसे बड़ी और सौगात जिसे बोलना है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ में एक प्रोफेशनलिटी क्या होती है। इंसान, अगर हम लोग म्यूजिशियन हैं तो हमें म्यूजिशियंस हैं या आर्ट डायरेक्टर है या कुछ भी गाना गाते हैं, तो उसके अंदर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है अपनी चीज़ को सच्चाई से प्रेजेंट करने की, सच्चाई से। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा अपने जो वर्तमान में जिस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ ज़्यादा यूफोरिया के अलावा। जो पहाड़ी सोल जो मेरे दिमाग में आया वो 2014 में मेरे को आया, और जब मैं लोगों के वीडियो देखता था, पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, इनके बहुत रिच वीडियोस लगते थे एज एन ओवरऑल प्रोडक्ट। ओवरऑल गाना हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे उसकी प्रोडक्शन हो, चाहे उसका कैमरा हो, चाहे उसकी एक्टिंग हो, चाहे उसकी वेशभूषा हो, एवरीथिंग वाज सो रिच। और उत्तराखंड में, गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या था कि वो प्रोफेशनलिटी बन नहीं रही थी किसी तरीके से उस वक्त तक। अगर आप 10 साल पुराने गाने देखो और आज देखो तो आज बहुत अच्छा है। आजकल के बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कैमरा ले लो, गाना ले लो, लाइट ले लो, म्यूज़िक ले लो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसी के चलते 2014 में मैंने बेडू पाको बारह मासा, जो यूट्यूब चैनल पे आज आप सर्च करोगे तो आपको 200 रिजल्ट आएंगे, ये मैंने टास्क लिया था अपने लिए खुद से। जबकि मेरे भाई ने भी मेरे को बोला था कि तू ये गाना क्यों कर रहा है, ऑलरेडी लोगों ने इतना कर रखा है इसको। मैंने कहा ये मेरे लिए टास्क है, मैं करूँगा इसको, और मैं इसको और अच्छा कितना कर सकता हूँ ये करके मेरे को दिखाना है लोगों को, ये बताने के लिए कि नहीं देखो ऐसा भी हो सकता है बेडू पाको। तो बेडू पाको 12 मासों किया, जो पहाड़ी सोल का सबसे पहला गाना हुआ। और उसके लिए कई लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, नाम नहीं लूँगा मैं, कि भाई जी इतना अच्छा गाना है, आपको तो 10 सब्सक्राइबर है, ये गाना ख़राब हो जाएगा, ये गाना हमें दे दो आप, हमारे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है। मैंने कहा नहीं, इस चैनल बनाने के लिए गाना बनाया भाई, चैनल बनाने के लिए गाना बनाया, पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया है। तो ये स्टोरी है। तो जो मैंने जो बेडू पाको 12 माह से जो बनाया था अपने स्टाइल में, और जो लोगों ने बहुत पसंद किया, और उसमें मैंने अपने आप को झोंक दिया, जो मैंने गेन किया यूफोरिया से। बिकॉज यूफोरिया में मैं प्रोडक्शन का काम करता हूँ, जो भी हमारे वीडियोज़ आते हैं, हमने आज तक कम से कम तो 50 वीडियो बनाए हैं, बाहर के लिए भी और अपने लिए भी। 3 शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं। आप यूफोरिया का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देखिएगा प्लीज़। हमारे जो और अपने प्रोडक्शन है, यूफोरिया के खुद के प्रोडक्शंस हैं, उसमें कितना काम किया है। तो वो जो मैंने तब कर वहाँ पे जो पलाश जी के साथ रह के, उनकी छाया के साथ रह के, उनसे जो सीखा है ना, वो मैंने अप्लाई किया अपने पहाड़ी फील्ड में, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, सच बता रहा हूँ। क्योंकि बेडू पाको 12 मासों बनाने के बाद मेरे को जो लोगों से जो उसके बाद जो एक वो एक जो आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, जो बातें मिलनी शुरू हुई, वो मेरा सबसे बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, रिवॉर्ड था सबसे बड़ा, कि मैं हाँ कुछ कर सकता हूँ। तो यूफोरिया ने मेरे को ये सब दिया कि मैं आज जिस स्टैंड पे पहाड़ी सोल को रन कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ और बहुत कम करता हूँ, मुझे पता है आए दिन रोज़ गाने आते हैं, मैं शायद 6 महीने में आता है या साल में आता है, जो भी आता है, बट मैं उसको अपने तरीके से कर रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने जो गेन किया और जो मेरे को अचीवमेंट मिली है, वो मैं कहीं ना कहीं उसको अपने तरीके से लगा पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या आप हमारे दर्शकों के लिए बेडू पाको की 2 लाइन। मैं वही सुनाया था बेडू पाको जो मैंने किया था। कई लोगों ने, अब होता है कि जो बेडू पाको जो गाना है वो थोड़ा सा हमारा जो उत्तराखंड का एक साइड है कुमाऊँ, वहाँ का गाना है, लेकिन मैंने उसको जो गाया तो कई लोगों ने मेरे को उस पर क्या कहते हैं कमेंट्स किए कि ये गढ़वाली लग रहा है। तो जो शब्दावली है वो थोड़ी सी मैंने कोशिश करी उसको चेंज करने की, बदलने की, मतलब गाने को बदलने के लिए, कि अपने तरीके से उसको गाने की। तो मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया, और मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। बेडू पाको 12 मासों, बेडू पाको 12 मासों,
नरणी कफल पाको चैता मेरी छैला, नरणी कफल पाको चैता मेरी छैला, अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़ा की नंदा देवी, नरणी फूल चढ़ोला पाती मेरी छैला, नरणी फूल चढ़ोला पाती मेरी छैला। और इस गीत से मेरे को इतना विश्वास आया आप पे कि मैं भी गा सकता हूँ, बिकॉज मैं परकशन प्लेयर हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर, टू बी वेरी फ्रैंक फॉर योर ऑडियंस कि मैं सिंगर नहीं हूँ। बट इससे मेरे को बहुत ज़्यादा एक हौसला मिला, क्योंकि ऑलरेडी ये गाना अपने आप में जादू है, फेमस है, बड़ा है ना। और मोहन उप्रेती जी ने इसको किया और गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने गाया, लाल बहादुर शाह जी ने ये लिखा था गाना। तो इन 3 लोगों ने मिलके जो ये रचना बनाई इतनी सुंदर है, तो ऑलरेडी वो ब्लेस्ड है सॉन्ग, तो मेरे को भी उससे बहुत एक हौसला मिला। राकेश जी, ये तो बात हुई यूफोरिया की और बात होगी पहाड़ी सोल की। तो अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि मैंने पिछले कई सालों से देखा है राही जी के जाने के बाद कई उनके गाने जो हैं बहुत सुपर हिट हुए हैं। पिछले मतलब किसी भी शादी में चले जाओ, कहीं भी टेंट में चले जाओ तो यही गाना बज रहा होगा, चेता की चतवाली या पुआ बागर है। तो लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, आगे सर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोगों ने किया है ये कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का सम्मान है, और हमको बहुत खुशी होती है जो भी नए बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि अगर पिताजी के अंदर कुछ बात थी, अगर उनकी संगीत में जादू था, तो वो जादू अभी तक चल रहा है। इस बात की हमको बहुत खुशी है। आप समझ रहे हैं, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत। कोई राही परिवार से बाहर हटकर शायद इस तरीके से बात नहीं करेगा, लेकिन मैं करूँगा, बिकॉज मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ कि अगर मेरे पिताजी ने 90s में कोई गाना गाया था और आज वही गीत दोबारा से जन्म लेता है किसी दूसरे की आवाज़ में और बहुत बड़ा बन जाता है, तो वो बहुत हर्ष की बात है हमारे लिए, पूरे राही परिवार के लिए। तो इस पहली बात तो है कि जो कर रहे हैं सब लोग, मैं उनसे बहुत खुश हूँ, हमारा राही परिवार सब खुश है। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि यार यू शुड बी डू सम कॉपीराइट एक्ट और ये करना चाहिए, तुम्हारे पिताजी के गानों को लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा यार कमाल है, ये ऐसा वो प्रसाद है, वो जाने के बाद प्रसाद है, बांटो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर बात आती है मेरे को, अगर आप पर्सनली बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा उनके लिए कि जो पिताजी जो थे, जो एक सागर थे पूरे, जैसे कि पिताजी को मुझे नहीं पता किसने बोला, सच बता रहा हूँ, और हम मेरे को भी ये वो है कि शायद कोई कभी बोलेगा कि ये मैंने बोला था या ये नाम मैंने दिया। पिताजी के जाने के बाद पिताजी को भीष्म पितामह बोलते हैं उत्तराखंड का। भीष्म पितामह का मतलब जो कभी मरता नहीं है, ठीक है ना, राइट, अमर है, भीष्म पितामह अमर, तो वो अमर है। तो जिस व्यक्ति ने वो मेरे पिताजी को मान दिया, मैं उसको शत नमन करता हूँ, इसलिए कि सच में उसने मेरे पिताजी को जाना, ये जिस तरीके से भी ये उन पर नाम आया। तो वो जो भीष्म पितामह है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या औकात है। मैंने उनसे जितना लिया है या जो भी गेन किया है, जिस कारण से आज हम बात कर रहे हैं, जिस वजह से मेरे को भी इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ मिली हैं जीवन में पिताजी की वजह से, पहाड़ी समाज में हमारे, तो मैं कर क्या सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि पिताजी के जो कुछ गीत ऐसे हैं या पिताजी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद अभी दुनिया को पता भी नहीं है, जो हमारे पास हैं, जिनको हम लोग दोबारा से रिक्रिएट कर रहे हैं। और उसको रिक्रिएट का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ उसको डीजे सॉन्ग बनाने या डांस में डालना। यहाँ पे मैं करेक्ट करूँगा एक चीज़ को कि जो हमारे उत्तराखंड में जो संगीत का जो स्तर है वो मेरे पिताजी के लिए भी दुखदायक था और मेरे लिए भी है। सिर्फ इसलिए कि संगीत का मतलब डीजे सॉन्ग नहीं होता है, संगीत का मतलब नाचना ही नहीं होता है, संगीत सुना भी जाता है, जो कानों को सुकून दे, सुना भी जाता है। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, पहले संगीत की महफिलें होती थी। आजकल तो संगीत को उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे डांस करने वाले होंगे, यहाँ से स्टेज पे ये चढ़ेगा, यहाँ से वो चढ़ेगा। तो वो चीज़ें गलत तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी चीज़ें जो संगीत को सुनाने वाला एक जो माहौल होता था ना, वो ख़त्म होता जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊँगा अभी, वो कर रहे हैं हम लोग। फिर दूसरी बात है कि पिताजी ने अपने जीवन में जो उन्होंने संकलन किया था 1500 फोक सॉन्ग्स का, 1500 फोक सॉन्ग उत्तराखंड के लोक गीतों का,
उन्होंने संकलन बनाया था जिसमें 1500 गानों का पूरा ब्यौरा है, एक एक गाने की डिटेल है कि ये गाना कब गाया जाता है, क्यों गाया जाता है, किस सुर में गाया जाता है, महिला गाती है, पुरुष गाता है, उसकी लिपिबद्ध क्या है, विद फोटोग्राफ्स। तो वो जो किताब है वो अपने आप में एक ग्रंथ है, ऐसा मेरा मानना है। उस ग्रंथ को तरीके से दोबारा से पब्लिक के आगे लेके आना, और उस पर पूरा एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में बताया जाए कि राही जी ने कहाँ कहाँ से किए ले। अगर ये गाना चमोली गढ़वाल से कहीं से लिया है तो वो क्यों लिया है, उसमें जिक्र किया उन्होंने कि चमोली में अगर कोई त्यौहार को पौड़ी में इस तरीके से मनाते हैं तो चमोली में इस तरीके से मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, सारी डिटेलिंग है उसमें। अच्छा, वो जो आपके पास है 1500 वो। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। फिर उन्होंने मध्य हिमालय में पलायन के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ठीक है। भूटिया जनजाति के ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। भूटिया जनजाति को कोई जानता ही नहीं था उस ज़माने में, 90s में। भूटिया जनजाति वो है कि जो चमोली गढ़वाल के आगे भूटिया लोग 6 महीने टॉप पे रहते हैं, जब गर्मी होती है, जब बर्फ़ पड़ जाती थी नीचे आ जाते हैं। मेरे पिताजी ने जब बताया तो तब जाके हम छोटे तब हैरान हुई कि उनकी 2-2 3-3 वाइफ होती थी और वो लीगल होता था। क्यों? क्योंकि गाय भैंस बकरे इतने सारे होते थे कि एक बीवी कर ही नहीं सकती। वो रीज़न बताया उन्होंने। अच्छा। और उनको जब 3 बीबियाँ होंगी तो बच्चे ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे तो घर को संभालने वाले होंगे। पूरी डिटेलिंग भूटिया जनजाति क्या है, तो पूरे गाय भैंस को ऊपर से लेके नीचे आते थे, उनके दो सेटअप होते थे मकान के। तो ये उनका एक आदिवासी टाइप हम बोल सकते हैं इसको, टाइप के लोग थे। तो ये सारी गहरी चीज़ें जो हमारे पहाड़ में कोई डिटेलिंग नहीं करता है। कोई नहीं करता। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, शायद फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ आज मैं, ये किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में। वो हमारे पिताजी ने डिटेलिंग करी है। तो उन चीज़ों को नचाना तो दुनिया का मिनट में नाच जाएगा कोई भी, है बिल्कुल सही। कोई भी नचाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डमरू बजाता है ना मदारी, तो भी बंदर नाच जाता है यार, चाहे वो डंडे से नाचता है, चाहे सेंस नहीं हो से कोई म्यूजिक का। करेक्ट। तो नचाना फोक म्यूजिक, डांस है, नाच है, डीजे है, मस्ती करना है, ये हमारा फोक नहीं है। वो अब डीजे अंग्रेजी वर्ड आ गया है, उसको एक फॉर्म बना दी गई है, तो उस तरीके से नचा रहे हो, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ मार्मिक चीज़ें हैं और गहराई है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पीछे परंपराओं में चलती हुई आ रही है, उनको आगे लाना किसी तरीके से। मैंने बोला ना संगीत सुनाने का, अभी पिताजी का 10 जनवरी 2021 को हमने उनकी श्रद्धांजलि सभा करी, उसको आप YouTube पे देख सकते हैं, पहाड़ी सोल के चैनल पे। तो उस पे जाके आप देखिए कि उसमें जो मेरा संगीत का जो एक माहौल बनाया है वो मैंने सुनाने वाला बनाया है। उसको प्रेजेंट ऐसे किया मैंने कि सुनना है आपको, आपको नाचना है घर में नाच लो, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो। उसका पूरी रूपरेखा ऐसी बनाई गई है और उसमें हर गाने के बारे में डिटेलिंग करी कि ये गाना था उनका, अब पहले ऐसा होता था, वैसा होता था। उसमें कृष्णा बगोट जी उन्होंने एंकरिंग करी है, बहुत सुंदर। तो वो एक जो माहौल है ना, मैं उस फॉर्मेट को चाहता हूँ कि वो फॉर्मेट बढ़े। सुनने सुनाने वाला जो होता है ना, वो संगीत, वो उस तरीके से बढ़े। होली भी अगर देखा जाए तो हमारे कुमाऊं में 2 होली होती है, एक बैठी होती है, एक खड़ी होली होती है। बैठी होली का मतलब यही है कि बैठ के शांति से सुनो। खड़ी होली मतलब सुनो, डांस करो, कुछ भी करो। खड़े होकर डांस होता है ना, बैठ के डांस नहीं होता, इसीलिए उसको नाम दिया गया है खड़ी होली और बैठी होली। बिल्कुल सही। तो मेरा पर्सनल ये वो है, हमारे परिवार में भी सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हम किसी तरीके से पिताजी को उन चीज़ों को लेके आए जिस दिन के लिए उनको पीड़ा भी थी। हालांकि जैसे कि आप पुआ बागरे बोल रहे हो, पुआ बागरे शब्द ही गलत है, लेकिन हमारे परिवार में किसी ने नहीं बोला, ये त्रुटि हो गई है उसकी। पुआ नहीं, उसका था फुआ। फुआ शब्द इसलिए होता है कि जैसे कोई चीज़ एकदम से भागती है ना यूँ करके से। हाँ, तो फुआ, अरे क्या गया यूँ, फुआ चल गया यूँ, तो फुआ बागरे स्पीड को, जो स्पीड के साउंड जो होता है, हाँ, फुआ बागरे, पुआ बागरे नहीं है। लेकिन हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है, लोग उसको पुआ वगैरह समझ। तो वो त्रुटि जो होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए जीवन में। तो उस त्रुटि ना हो हमारी वजह से, कहीं राही परिवार भी लोगों को डीजे में नचाता रहे, ये ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश है कि डिफरेंट वे में पिताजी की चीज़ों को करते रहेंगे। और मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं पिताजी के 2017 से लेकर 2021 तक की जो उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई हैं, उनमें आपको शायद ये महसूस होगा कि किस तरीके से राही परिवार उनकी श्रद्धांजलि सभा को मनाते हुए उनकी मार्मिक चीज़ों को दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें जो गाने हैं जो आप देख सकते हैं।
राकेश जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये मेरा पर्सनल सवाल है। अच्छा। कि क्योंकि मैं जब से हम पहाड़ी वीडियो देखते हैं, पहाड़ी गाने देखते हैं, जो भी हमने चैनल पे सीडी पे देखे हैं या जितने भी हमने देखे हैं, उनमें जनरली एक पहाड़ होता है, पहाड़ी ड्रेस होती है, नाक में नथ नथ होती है, और मतलब पहाड़ी कल्चर वाला हिसाब किताब होता है, और वो गाना चल रहा होता है और पीछे कुछ लोग नाच रहे होते हैं। ठीक है। और उसके उलट मैंने आपका एक गाना देखा है, निगुरी वाला जो है। अच्छा अच्छा। तो उसमें तो एक तो सबसे पहले रात है और यंग लड़का है, अच्छा। यंग लड़का है, चल रहा है वो, और उसके पीछे म्यूजिक चल रहा है, पहाड़ी गाना चल रहा है। तो वो सोच आपके पास कैसे आई, मतलब आपने ये कैसे सोचा कि ये गाना कैसे कैसे आपके दिमाग में आई ये चीज़? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं उस गाने की बात करूँगा। उसका जो ये गाना मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जैसे मेरे पिताजी के अंदर कमाल की सोच थी कि शब्दों को लेके आना। तो निगुरी शब्द मैंने इन्वेट किया कि भैया ये कि शब्द हमारा पुराना है, जो आजकल के गानों में इस्तेमाल नहीं होता। ये पुराने कुछ शब्द ऐसे हैं, पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई लोग यूज़ करते हैं। बस तेरी नथुली, तेरी धगुली, तेरू डांस, तेरी गिच्ची, बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाना। बस यहीं गाना ख़त्म हो जाता है। तो जो गहराई है शब्दों की, वो मैंने ये शब्द डाला निगुरी करके। तो निगुरी का मतलब होता है कि निगुरी, री मीन्स फीमेल, निगुरा मेल, निगुरी माने फीमेल। तो वो निगुरी है जो बहुत अच्छी थी, पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन सडनली शी इज़ बिकम एंटी हो गई। और उसको उसके अंदर दर्द नहीं है, भाव नहीं है, सब कुछ। हाँ, किसी के लिए फील नहीं है। वो मतलब कोई अगर गिर जाएगा रास्ते में, कोई बुढ़िया गिर जाएगी तो अच्छा गिर गए, जैसे नॉर्मल होगा, अरे गिर गए यार उठाओ इसको, तो उसके अंदर एक दया भाव है। तो निगुरी है, उसको ऐसी है, एक अलग ही एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड है उसके अंदर। तो वो शब्द मैंने निकाला, जिसके लिए मेरे को काफ़ी सराहा। मेरी माँ बहुत खुश हुई। मेरी माँ ने बोला कि इतना अच्छा तूने ये शब्द निकाला, और ये कोई बोलता नहीं है। कई लोगों से बात, इवन फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे कई लोग पूछने लगे सर ये निगुरी का मतलब क्या होता है। तो मेरे को लगा कि हाँ, मैंने सही किया। मेरा अगला सवाल ये है कि निगुरी का मतलब क्या होता है? तो निगुरी का मतलब क्या होता है, तो वो मेरे को अच्छा लगा कि चलो मैंने जो किया वो शायद सही किया, ताकि एक नया शब्द दोबारा से रिवाइव हो जाए। नया तो नहीं है, पुराना, ये रिवाइव करने के लिए। उस वीडियो का जो थॉट है वो यही है कि जो एक लड़का है, वो गाना मैंने खुद ही लिखा है, खुद ही गाया है, खुद ही कंपोज किया है। दिस माई सेकंड सॉन्ग जो मैंने पूरा कंपोज किया है। तो उस गाने में ये दिखाया है कि जो दर्द है वो पहाड़ी बंदा है, गढ़वाली गा रहा है, लेकिन दर्द वो शहर में भी हो सकता है ना। जरूरत है कि पहाड़ में जाके दर्द होगा उसको, ये पहाड़ में निगुरी होती है। हाँ, शहर में भी तो हो सकती है। सिंपल है। और जरूरी नहीं है कि उसमें लड़की को भी दिखाऊं ड्रेस पहना के। हाँ, मैंने ये चीज़ में आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाह रहा था कि आपके जितने भी वीडियो होते हैं उसमें मैंने अभी तक फीमेल कोई आपकी फैक्टर उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले तो मैं किसी भी दूसरे चेहरे को लेकर, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी की भी, किसी दूसरे चेहरे को लेकर अपनी चीज़ों को उठाना नहीं चाहता हूँ। जो मैं हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, या जो मुझे लगता है कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं कि अगर इसमें फ़ीमेल नहीं है तो मेरा गाना नहीं चलेगा, या लोग नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, उस चीज़ को मैं निकाल देना चाहता था। मैं करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, मैं फ़ीमेल मॉडल यूज़ करूँगा, लेकिन वो भी शायद मेरा कुछ तरीका होगा। कोशिश यही है कि ऐसा करूँ कि जो अभी तक उत्तराखंड में किसी ने वैसे यूज़ ना किया हो, किसी मॉडल को गाने में, कुछ कोशिश करूँगा। शायद इतना टाइम भी हो गया, इसलिए भी हो गया मेरे को कि मेरे को जो थॉट है वहाँ तक मेरे को वो चीज़ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो इस गाने में वो दिखाया है दर्द, चाहे वो पहाड़ में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो दर्द पूरे गाने में दिखाया गया। और जो उसका जो डायरेक्शन मैंने किया है वो यही दिखाया कि एक अकेला बंदा है, उसके पास कुछ भी नहीं। और निगुरी सिर्फ फीमेल को नहीं बोला जाता या मेल को ही निगुरा नहीं बोला जाता। निगुरी एक फीलिंग भी हो सकती है, भाव है, फीलिंग। हाँ, एक अगर बोलो आपकी ये दुनिया, ये निगुरी है, हाँ, है ना, ये संसार बहुत निगुरा है, भगवान बहुत निगुरा है, तो ये किसी के लिए बेदर्द बोल सकते है ना, वो बोला जा सकता है। तो वो स्पेशली उसके लिए नहीं है। तो उस तरीके से मैंने इस वीडियो को देखा और एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। हालांकि बहुत अच्छा वीडियो मैंने देखा, वीडियो बहुत अच्छा है। मैं आपको वैसे बोलूं पर्सनली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, बट जो हमारे उत्तराखंड का जो एक पर्टिकुलर जो एक एज ग्रुप है या जो भी कुछ है, उसमें उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिली। वाई? बिकॉज पहाड़ नहीं है, नथ नहीं है, कोई लड़की नहीं नाच रही है शायद, तो उसको उतने व्यूज़ नहीं मिले। बट जितने मिले हैं वो मेरे लिए 1000 गुना है। वो अगर 100 लोगों ने मेरे को उस पर कमेंट किए तो वो 100 मेरे को 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, मेरे लिए वो है। बिकॉज उन्होंने ट्रूली बोला है,
वो नाटक नहीं है किसी का कि वेरी गुड या हाथ जोड़ दिया, अंगूठा दिखा दिया, नमन बोल दिया, वो नहीं है। वो सच्चाई में उसमें पूरी डिटेलिंग है। तो वो ज़्यादा खुशी होती है कि 10 लोग हों लेकिन सच्चे हों तुम्हारे साथ, इसका ही इफेक्ट है। बाकी फीमेल करेंगे यूज़, करेंगे अच्छे से दिखाएंगे उसको। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप हैं और आपके साज है, साज हैं, तो क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए कुछ हो जाए। हाँ। तो ये आपने जिस साज की तरफ इशारा किया है, ये मेरा बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। और फेवरेट इसका होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक मात्र साज है जिसके बारे में मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत गहराई से बताया था, और इसको मेरे को उन्होंने सिखाया। और मेरे पिताजी बजाते थे, और उसके बाद ही मुझे पता लगा कि पिताजी ने बताया कि ये मोरचंग हमारा, आप देखिए इसको, मोरचंग जो साज़ है ये उत्तराखंड का साज़ है, फोक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक अभी भी है जुयाल जी, पिताजी उनका नाम लिया करते थे, जुयाल जी का, जो बजाते थे, इसको बजाते हैं। उनके अलावा कोई नहीं बजाता था फील्ड में, लाइक शोज़ में, रिकॉर्डिंग में, इधर उधर, और पिताजी बजाया करते थे। तो पिताजी से मैंने सीखा, और पिताजी ने बताया कि ये साज़ बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल है। ये उत्तराखंड में होता है, जयपुर, अपना राजस्थान जो है वहाँ बजता है, साउथ में बजता है, और अपना आसाम में बजता है। वो आसाम का जो होता है वो बांस का बना हुआ होता है, उसको गोगना बोलते हैं। और ये जापान में बसता है, जापान में उसकी ये शेप हो जाती है। मैं गया था, मतलब थैंक्स टू यूफोरिया कि मैं इतना ट्रैवल किया कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ साज लेके आया, और उसका मेरे को फ़ायदा आज दिखता है कि मैं इतने ट्रैवल करने से मेरे को कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये भी एक अचीवमेंट है यूफोरिया के साथ रहकर मेरे को इन सब चीज़ों का पता लगा। तो ये है। एक होता है चाइना में भी बसता है ये, तो चाइना में इसकी फॉर्म अलग हो जाती है थोड़ी सी। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीतल का होता है, ये पत्ती की तरह होता है। तो इनके सबके साउंड डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसका ये ऐसा साउंड है, तो इसका एक डिफरेंट है। ये पत्ती का बिल्कुल गंभीर साउंड है इसका, है तो छोटा सा। अब ये बात करें, ये जापान से, टोक्यो से लेके आता है, इसकी शेप देखिए अलग है बिल्कुल। इसका भी बहुत मोटा साउंड है। तो ये भी उनके फोक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी उनका फोक इंस्ट्रूमेंट है। वो बाद में इसको फ्यूज़ करके कहीं कहीं कैसे कैसे बजाया उन्होंने, क्या क्या किया। तो ये पिताजी ने मेरे को सिखाया था। तो मैं बहुत धनी हूँ इस मामले में कि मेरे घर में ये इंस्ट्रूमेंट मैं बजाता हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पिताजी की देन है मेरे लिए। सुनिए। मैंने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था, मेरा एक गाना था छुआपा की कुखड़ी, जो यूट्यूब चैनल पे है, तो उसमें मैंने इसको बजाया था। और उसके बाद से मेरे को मतलब इतना प्यार हो गया इससे कि मैं इसको ज़्यादातर अपने गानों में यूज़ करता हूँ। अभी जैसे 10 तारीख का प्रोग्राम था, तो चैता की चैतवाली जो गाना था वो मैंने इससे शुरू किया। आप वीडियो देखना, उसमें आपको दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं, बहुत मतलब आशीर्वाद है मेरे लिए सब चीज़ें। तो राकेश जी, हम अपनी बातचीत के अंतिम दौर में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो क्या हैं? वो हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं तो। देखिए, पहले तो मैं एक बोलूँगा, प्लान कभी बनाए नहीं मैंने लाइफ में अपने, सच बता रहा हूँ। प्लान यही होता है कि हाँ यार चलो, अब गाड़ी पुरानी हो गई है, दूसरी लेनी है ना, चलो कुछ ले लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेना है, ऐसा। बट प्लान अगर ऐसा अपने उत्तराखंड को लेकर देखा जाए तो उसमें कि आए दिन कुछ ना कुछ सूझता रहता है। जैसे 4-5 गाने हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो इनको मैं करने की मतलब आगे लाने की सोच रहा हूँ, बट क्या है कि वो समहाउ डिले होता जाता है, कुछ होता जाता है। बट डेफिनेटली इस 2021 में मैंने पूरा सोचा हुआ है कि मैं कम से कम 4 गाने अपने लॉन्च करूँगा, और वो 1 बाय 1 करके फट करके, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही मैं 2-3 कर दूँ। तो मेरे 4-5 गाने हैं जो, जिनमें से 3 गाने तो श्योर शॉट बन चुके हैं, उनको मैं अभी रिलीज़ करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ में, मार्च तक आ जाएंगे वो। उसके अलावा जो चीज़ें पिताजी की चीज़ें हैं, जो पारिवारिक चीज़ें हैं, जो उनकी गहराई है, जो उनके कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो
नहीं हो पाए उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से, वो जो पेंडिंग पड़े हैं उन पे काम चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक मोटा जिसे बोला जाए कि जो एक बहुत बड़ा थॉट ये है कि किसी न किसी तरीके से वो प्लान में नहीं है, वो एक सोच है, बट उसको बना के आगे उसको कंप्लीट करना है कि किसी तरीके से हमारा जो उत्तराखंड का जो संगीत है, जो फोक है, उसकी रियलिटी जो है वो सही तरीके से प्रस्तुत हो, लोगों तक पहुँचे ना अलग बात है। चैत की चैतौली तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन किस रूप में पहुँचा है, सही तरीके से पहुँचे, बिल्कुल ना, सही ढंग से उसकी जो एक्चुअल फॉर्म है उस फॉर्म में ही पहुँचे। ये मेरा मेन मूल अपना एक आधार है, मोटो है लाइफ का कि मेरे को ऐसा करना है, जिसके लिए मैं मतलब जो भी आई टाइम पे आने वाले टाइम पे या पिछले टाइम पे जो लाइव शोज़ किए उनके ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। हो सकता है मैं कितना सक्सेस होता हूँ इसमें नहीं होता हूँ, बट कोशिश यही है कि अपने उत्तराखंड की जो असली तस्वीर है, स्पेशली जो संगीत की है, संगीत की जो असली तस्वीर है, उसको मैं जो पिताजी हमारे चाहते थे उस तरीके से किसी भी परसेंटेज में लाके वो कर सकूं, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं कर पा रहा हूँ। यही एक मेन है। तो मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा राकेश जी आपको, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और राकेश जी आपको स्पेशली थैंक्स बोलूँगा कि आपने हमारे को वो इंस्ट्रूमेंट बजाए या वो इंस्ट्रूमेंट दिखाए जो कि मैंने आज तक कभी देखे नहीं थे, ना उनको कभी सुना था, पर आपने बहुत अच्छा आप ये करा कि एटलीस्ट मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। तो मैं अपने दर्शकों को इसी के साथ नमस्कार बोलूँगा कि थैंक यू सो मच।